हेलो एवरीवन, वेलकम टू आज यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस क्या है और उसकी स्टडी हमें किस तरीके से करनी है और उसकी स्टडी के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 11th क्लास का मैथ्स हो या तो 12th क्लास की मैथ्स हो या तो फिर जेई मेंस के लिए हो और या तो आईआईटी एडवांस के लिए हो, तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको उसकी स्टडी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है ना, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है और किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है उस चैप्टर्स में क्वेश्चन कितने पैटर्न पे आते हैं, किस किस पैटर्न्स पे आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है ना, ये आपका किसी भी एग्जाम के लिए बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं तब आप मेहनत ज्यादा भी कर लेंगे, तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो मार्क्स होंगे, जो स्कोर्स होंगे वो कम हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आप किसी की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उसमें आधा वर्क जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो जब भी किसी चीज की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले उसके बारे में जो प्रॉपर डिटेल्स होती है वो अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कि जो 12th क्लास के मैथमेटिक्स है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे जो है हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि सर जो सीबीएसई की सिलेबस है या बिहार बोर्ड की सिलेबस है या किसी भी स्टेट बोर्ड की सिलेबस है वो तो काफी अफेक्ट हो चुकी है कोरोना को लेके, तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर छाटा जाएगा या टोटल चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे या क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। तो देखिए इसके बारे में अभी हमारे पास कोई भी प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं है, बस ये है कि उसकी जो सिलेबस है उसको सॉर्ट आउट की जाएगी। ठीक है ना, लेकिन उसमें से किस चैप्टर को हटाना है, किस चैप्टर को रखना है, किस चैप्टर के किस टॉपिक को रखना है, किस टॉपिक को हटाना है, ये अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुई है। ठीक है ना, तो इसीलिए पहले हम लोग अभी जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे ये हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे जिसमें हम होल सिलेबस जो हमारा 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और जब इसकी नोटिफिकेशन आएगी तो उस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और आप भी अपने स्टडी को उस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम जानते हैं कि जो बोर्ड्स है या तो सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी स्टेट बोर्ड्स है उसके स्टैंडर्ड सिलेबस के बारे में। तो आपको पता है कि जितने भी स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है वो जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका बेस होता है आपको एनसीईआरटी। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो एनसीईआरटी के अनुसार जो भी चैप्टर्स है उसका डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैथ्स में अगर हम बात करेंगे तो जो मैथमेटिक्स है 12th क्लास का इसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईटीएफ। ठीक है, अब जब आप एग्जाम की बात करेंगे तो जब आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन और जो दूसरा चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से कितना आता है, सेकंड चैप्टर से कितना आता है, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अब यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर है दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी इससे ज्यादा तो कभी इससे ज्यादा। ठीक है, बट इस दोनों को मिला के जो अप्रोक्सीमेट आती है वो आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस दोनों से मिला के कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 11 मार्क्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा चैप्टर का। तो तीसरा चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। इसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट्स। ठीक है,
तो जो हमारा थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर है इससे कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इस दोनों चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, इस दोनों चैप्टर को मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? 13 मार्क्स का। ठीक है ना, तो इससे कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 13 मार्क्स का। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, ये है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है AOD। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रल्स। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीग्रल्स में तो ये एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट में हो गया। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 6 चैप्टर्स है, और वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 to 6, ये है आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट का, है ना। और 6 to 13 ये आपको एनसीईआरटी सेकेंड पार्ट में है। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट जो है वो आपको 7th चैप्टर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका इंटीग्रल्स, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद थर्ड चैप्टर। लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा उसमें कि एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है तो उसमें चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं किया गया है, उसमें चैप्टर 7 से स्टार्ट किया गया। क्यों चैप्टर 7 से स्टार्ट किया गया है? क्योंकि जो फर्स्ट 6 चैप्टर है वो आपको पार्ट 1 में कवर अप किए गए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 को कंटिन्यू किया है पार्ट 2 में, इसीलिए पार्ट 1 में 6th चैप्टर तक है। तो पार्ट 7 को कहां से स्टार्ट किया है? 7th चैप्टर से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7th चैप्टर, 8th, 9th, इसके बाद 10th में आपको आ गया वेक्टर अलजेब्रा, इसके बाद 11th में है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो अब अगर आप यहां से देखेंगे चैप्टर नंबर 5th एंड 6th पार्ट 1 का, और उसके बाद 7th, 8th एंड 9th ये पार्ट 2 का, तो ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हो जाते हैं। तो ये जो टोटल 5 चैप्टर्स है ये मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा पार्ट है, और उस पार्ट का नेम क्या है? कैलकुलस। ठीक है, तो ये जो कैलकुलस है ये सबसे बड़ा पार्ट है, और ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली दीज 5 चैप्टर्स का। और इस टोटल 5 चैप्टर से जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ये भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, और इसमें टोटल जो मार्क्स होती है वो होता है 44 मार्क्स का। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कैलकुलस है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अबाउट 50% क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से लगभग आपका 50% क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें से आपको 44% यहाँ पे है। ठीक है ना, आप देखिए अगर अगला चैप्टर की बात करेंगे तो जो वेक्टर अलजेब्रा है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ये भी आपको सेपरेट नहीं आता है, इस दोनों से भी क्वेश्चन एक साथ करके पूछा जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं ये विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो इसीलिए जो वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो चैप्टर है, इस दोनों चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कितने मार्क्स का पूछा जाता है? आपका 17 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो आपका 12th नंबर चैप्टर है ये है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लेकिन हो सकता है कि जब आप बुक पलटेंगे तो उसमें सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग हो, लेकिन इसका फुल नेम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसको शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं LPP। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? LPP। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 30, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से जो हमारा 12th की क्लास की मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी के हिसाब से जो टोटल चैप्टर्स है वो है आपका 13, जिसमें से जो फर्स्ट 6 चैप्टर है वो पार्ट 1 में है, और जो लास्ट 7 चैप्टर है वो आपका पार्ट 2 में है। ठीक है, तो ये अभी हमने जाना कि जो 12th क्लास की मैथमेटिक्स है उसमें कितने चैप्टर्स है और चैप्टर्स का नेम क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो देखिए जो रिलेशन एंड फंक्शन है और जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इस दोनों से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तीनों टाइप के हो सकते हैं। अब तीनों टाइप्स का मतलब क्या है कि आपका शॉर्ट टाइप भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा जैसे कुछ स्टेट बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा होते हैं, बट सीबीएसई में ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, और उससे जो छोटा क्वेश्चन होते हैं उसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप। तो अगर वेरी शॉर्ट टाइप की बात करेंगे तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो शॉर्ट टाइप की बात करेंगे तो 4 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, और जो लॉन्ग टाइप की बात करेंगे तो 6 मार्क्स की क्वेश्चन होती है।
ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स की क्वेश्चन होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन एंड फंक्शन है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इस दोनों के क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह के हो सकते हैं, यानी शॉर्ट टाइप भी हो सकते हैं, लॉन्ग टाइप भी हो सकते हैं, और वेरी शॉर्ट टाइप भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो दोनों चैप्टर्स है हमारा, बेसिकली इस दोनों चैप्टर के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए जो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है आपका रिलेशन और जो सेकेंड वर्ड है वो है आपका फंक्शन। तो रिलेशन इज बेसिकली पार्ट ऑफ सेट थ्योरी, बट फंक्शन इज बेसिकली पार्ट ऑफ कैलकुलस, राइट। तो सीधी सी बात है, जब रिलेशन आपको सेट थ्योरी का पार्ट है, तो सेट थ्योरी में जब हम लोग पढ़ते हैं सेट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, तो ये आपको पहले से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से इसकी नॉलेज नहीं है, तब आपको रिलेशन समझने में, जो 12th क्लास के रिलेशन समझने में है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों का कि जब भी आप रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का स्टार्ट करें, तो उससे पहले जो 11th क्लास की सेट थ्योरी है उसको जरूर आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लें, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है इसमें फंक्शन, तो फंक्शन बेसिकली 11th क्लास में ज्यादा डिटेल में है, ठीक है। और जो 12th क्लास में जो हम फंक्शन पढ़ते हैं, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैपिंग। अब जब हम लोग इस पे आएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो फंक्शंस होती है और मैपिंग होती है, इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो जो फंक्शंस है वो आप 11th क्लास में जो पढ़े हुए हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, सिमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हमने पढ़ा था, उसको भी आप अच्छी तरह से अगर रिवीजन कर लेते हैं, तब आपको 12th क्लास का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यू मे फील सम डिफिकल्टीज, राइट। तो चलिए, अब जो सेकेंड चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये बेसिकली देखा जाए तो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसको भी आपको अच्छा से समझने के लिए जो आपको 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री था उसकी नॉलेज आपको अच्छे तरह से होना चाहिए। तो जो भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, उसकी जो डेरिवेशन होती है बेसिकली वो हम 11th क्लास में ही पढ़ चुके होते हैं। और 12th क्लास में यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मीन्स रिवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, or in other words we can say that it is just inverse process of trigonometric function, है ना। इसलिए तो यहाँ पे नेम भी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सीधी सी बात है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझ आएगा तभी तो उसका इनवर्स समझ में आएगा, है ना। तो ये दोनों चैप्टर जो है वो आपको 11th क्लास से ही, 11th में भी आपका ये चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो उसी का इनवर्स है, ठीक है। तो इस दोनों से क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप के हो सकते हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है, दीज टू चैप्टर्स बेसिकली पार्ट ऑफ अलजेब्रा। तो ये जो दोनों है वो आपका अलजेब्रा का पार्ट है, और ये दोनों मिलाकर टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 13 मार्क्स का। अब देखिए ये जो दोनों चैप्टर है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो आप 10th तक पढ़े होते हैं या जो 11th क्लास में पढ़े होते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। इसको समझने के लिए आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं है, आप इसको इंडिपेंडेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम इस चैप्टर्स पे आएंगे तो वहां पे इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो चैप्टर नंबर 5 है, तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बेसिकली इसको भी समझने के लिए आपको सबसे पहले 11th वाला सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 11th सेक्शन में जब हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, तो अगर बेसिक तरीके से आप उसको देखेंगे तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन के बाद हम पढ़ते हैं लिमिट्स के बारे में, और लिमिट्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। तो अगर आपको 11th क्लास का जो लिमिट्स चैप्टर है और जो फंक्शन चैप्टर है, ये अगर आपको अच्छे से रिवीजन में नहीं है, तो आपको इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि ये कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले जो 11th क्लास का है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, खासकर ये दोनों चैप्टर को बहुत अच्छा कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट इज फुल्ली बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन उस पर कंप्लीटली बेस्ड है, और ये नेम से ही क्लियर है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट मींस वी हैव टू अप्लाई द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन टू प्रैक्टिकल टाइप प्रॉब्लम। तो जो प्रैक्टिकल टाइप प्रॉब्लम होते हैं उसमें अगर हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं तो वही होता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जब इस चैप्टर पे आएंगे तो और डिटेल में बात करेंगे, है ना। उसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारा इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल्स बेसिकली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन है उसकी जस्ट इनवर्स प्रोसेस होती है। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रल्स में, ठीक है। अब फिर उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी तरह से इंटीग्रल्स का जो एप्लीकेशन है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इसके बाद अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन या सिंपल पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह नहीं है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे इक्वेशन के बारे में जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होती है एंड अलोंग विद मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट, राइट। तो उस तरह के इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसमें मार्किंग सिस्टम की बात करेंगे तो देखिए जो आपकी कंटिन्यूटी चैप्टर है खासकर, इसमें से आपको ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होता है और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है ये जनरली आपको कंटिन्यूटी से नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप भी हो सकता है, शॉर्ट टाइप भी हो सकता है और लॉन्ग टाइप भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव के चांसेस कम होती है। इसमें जो आपका चांसेस है या तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछेंगे और या तो शॉर्ट टाइप, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। अब अगर इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो इंटीग्रल्स में भी सेम चीज है कि सबसे पहले आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं आपको इंटीग्रल से, ठीक है। और जो दूसरा है वो शॉर्ट टाइप में भी इसमें भी आ सकता है, ठीक है। अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये माइंड में कब कर लीजिए कि जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी है, इसलिए इसमें से जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जैसे फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनती है वो बनती है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या होती है, ठीक है ना, और उसकी डिग्री क्या होती है। तो अगर ऑर्डर और डिग्री अगर आपसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, या दोनों मिला के वेरी शॉर्ट टाइम में भी दे दे, या तो शॉर्ट टाइम में भी दे सकता है, या इसका अगर सोल्यूशन दे दिया तो आपको लॉन्ग टाइप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अलग अलग है ये कैलकुलस का है, और कैलकुलस में जो 45 मार्क्स है, इस 45 मार्क्स का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डिटर्मिनेशन कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो इस तरह से आपका है, ठीक है। अब आगे आते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होते हैं 11th क्लास में, है ना। तो जो 11th क्लास में जो फिजिक्स में आपने पढ़ा वेक्टर और यहाँ पे जो वेक्टर पढ़ेंगे इसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो लास्ट में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो अगर इस चैप्टर को चाहते हैं अच्छा से समझें तो जो 11th क्लास का फिजिक्स है उसको आप एक बार अच्छे तरीके से रिविजन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा है इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब कहेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं पूछा जा सकता, तो वो इसलिए कि यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो वेक्टर अलजेब्रा होती है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इस दोनों का क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है कंबाइन करके, ठीक है। तो जो 3D ज्योमेट्री है इससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये अक्सर लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं, और ये जो हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, यानी उसमें हमको वेक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज करना ही है। तो इसलिए इससे मिला के इसमें लॉन्ग टाइप पूछ लेता है और इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब अगर अगला चैप्टर की बात करेंगे जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है दैट इज एलपीपी, तो एलपीपी से आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, बट मे बी आस्क्ड वेरी शॉर्ट टाइप ऑल्सो, हो सकता है उससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस होती है जो मोस्ट प्रोबेबली है वो है इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इससे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए इसका देखिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से कम है, और ये आपका 6 मार्क्स का ही है, और ये भी किसी से
डिपेंड नहीं करता, किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो 11th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसी को समटाइम्स हम लीनियर इनइक्वेशन भी बोलते हैं। तो जो लीनियर इनइक्वेशन अगर 11th का आप अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो इसमें समझ लीजिए कि उसका जो सोल्यूशन वाला पार्ट है वो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें जो बचेगा उसमें दो पार्ट्स होते हैं इसमें, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन और जो सेकंड पार्ट होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो फॉर्मुलेशन सिर्फ आपको सीखनी पड़ेगी, लेकिन सॉल्यूशन जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं वहीं से बस उससे थोड़ा सा और आगे तक आपको लेके जाना है। ठीक है, और इसके बाद जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देख लीजिए थोड़ा सा, तो जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसके लिए भी आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लेकिन उसमें और इसमें फर्क है। अगर आप यहाँ पे हमसे ये पूछेंगे कि ये जो 3D ज्योमेट्री है क्या 11th क्लास से रिलेटेड है, तो 11th क्लास से रिलेटेड तो है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आपको 11th क्लास की 3D ज्योमेट्री आती है तो और बेटर है, अगर नहीं भी आती है तब भी यहाँ पे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप वहां पे पढ़ चुके हैं अच्छे से तो यहाँ पे और आपको समझने में आसान होंगे। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है 13 पे प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, ये तो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आए, तो जो 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी है वो जहां पे एंड होती है वहां से आपका 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, और जहां पे 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी एंड होती है वहां से आपको 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। तो अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि इफ यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12th इन बेटर वे, देन एट फर्स्ट यू हैव टू स्टडी 10th classes probability and 11th classes probability. Is it clear to all? कि जब आपको 10th और 11th की प्रोबेबिलिटी अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है तो आपको 12th की प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है वो अगर आप अच्छी तरह से समझें तो उसके लिए इससे पहले आप 10th का और 11th का प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करिए और उसमें जो भी टर्म्स आए उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरह से हमने देखा कि जो 12th क्लासेस की मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स है, किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तब आप हो सकता है कि मेहनत ज्यादा भी कर रहे हैं बट जो आपका सक्सेस रेट है वो कम है ना। तो इसीलिए अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों को ये बताना चाह रहा हूं कि 12th क्लासेस के जितने भी ये चैप्टर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है इसके लिए अलग अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे और अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी जितना चीज इसमें मैंने आपको बताया है इसको अच्छे तरीके से आप माइंड सेट कर लीजिए। आपका जो गोल है उसको माइंड सेट कर लीजिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें इस तरीके से पढ़नी है और इतने हाई से हाई इसको जहां तक हो सके वो हमें लानी है एग्जाम्स में आपके बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है ना, तो चलिए, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।